गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे 1 और 2 अगस्त का द हिंदू। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी। तो ये क्यों लगाया है ट्रंप ने या अमेरिका ने बातें की हैं, ठीक है। तो ये 1 अगस्त से एप्लीकेबल हो गया है, जो 25% का टैरिफ लगाया है। तो ये जो टैरिफ होता है, पहले समझते हैं टैरिफ क्या होता है। टैरिफ को हिंदी में लिख सकते हैं टैरिफ, शुल्क। टैरिफ क्या होता है? जो आयातित वस्तुओं पर जो टैक्स लगाते हैं, आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स, यही होता है टैरिफ। तो इससे होता क्या, प्रभाव क्या पड़ता है? इससे क्या होगा? आयातित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। आयातित वस्तु की लागत बढ़ जाती है। अब जब लागत वस्तु की बढ़ जाती है तो वस्तु क्या होगी? महंगी हो जाएगी। और जब कोई वस्तु महंगी हो जाती है किसी बाजार में, तो उसकी बिक्री कम हो जाती है सामान्य रूप से। अब ट्रंप ने यही किया है। जैसे ये है भारत, भारत तो नहीं बन रहा है, ठीक है। और इस तरफ है अमेरिका। तो भारत से सामान जाएगा, यहाँ पहुँचा, मान लीजिए 100 रुपये का सामान था। अब इसने क्या कर दिया? 25% टैरिफ लगा दिया यहाँ पर। तो इस सामान की कीमत हो जाएगी अमेरिका में 125 रुपये, ठीक। अब जो पहले 100 रुपये में मान ली बिक रहा था, अब इस टैरिफ की वजह से 125 में बिकेगा। अब चूंकि महंगा हो गया तो लोग कम खरीदेंगे, खरीदारी कम हो जाएगी, मतलब सेलिंग कम हो जाएगी। इसकी सेलिंग कम होगी, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? अब यहाँ बिक नहीं रहा सामान, तो भारत में क्या होगा? इसका प्रभाव होगा, उत्पादन कम हो जाएगा। भारत में उत्पादन कम उस सामान का। अब भारत में उस सामान का अगर उत्पादन कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? भारत का जीडीपी कम हो गया। एक, उत्पादन करने में 4 फैक्टर लगते हैं, उसमें से एक फैक्टर होता है श्रम। श्रम मतलब लेबर, जो लोग वहाँ काम करते हैं फैक्ट्री में। तो अब ये छटनी शुरू हो जाएगी। एक तो प्रभाव होगा छटनी का, जिसको बोलते हैं लेइंग ऑफ। दूसरा, जो लोग होंगे, ये प्रभाव हो सकता है कि उनको जो आय मिले, सैलरी, उसमें कटौती करेंगे। तो इसका प्रभाव भारत पर क्या? मल्टीपल फोल्ड्स, कई गुना प्रभाव पड़ेगा, कई स्तर पर प्रभाव। लेइंग ऑफ मतलब होता है छटनी करना। अभी आपने सुना होगा ये टीसीएस ने छटनी लगभग कर रहा है। मतलब ये क्यों करते हैं लेइंग ऑफ? ताकि लेइंग ऑफ को सिंपल टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं? जो काम करने वाले हैं, वर्कर्स को निकालना, इसी को बोलते हैं। और जब वर्कर्स को कंपनी निकालेंगे तो क्या होगा? कंपनी पर जो सैलरी का बोझ पड़ रहा था, वो सैलरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब कम लोग उतना काम कर लेंगे। तो अब इसका प्रभाव जब छाटनी होगी तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी भारत में। तो ये भारत पर प्रभाव है।
पड़ेगा जो ट्रंप ने किया है। दूसरा, ट्रंप ने ऐसा क्यों किया है, मतलब अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है, बात एक ही है, ट्रंप या अमेरिका, क्योंकि ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ऐसा क्यों, अमेरिका के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, मतलब ये कि अमेरिका का स्टैंड क्या है। तो उसका कारण है अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा। भारत के साथ क्या है, व्यापार घाटा। तो इस घाटे को पूरा करना चाहता है वो, घाटे की भरपाई ऐसे टैरिफ बढ़ाकर या टैक्स बढ़ाकर करना चाहता है। ये कैसे, व्यापार घाटा क्या होता है, अमेरिका की तरफ से हम लोग देखेंगे, यूएसए का अगर अमेरिका है व्यापार घाटा निकालना चाहता है अपना, तो कैसे निकालेगा, निर्यात माइनस आयात, मतलब किसी देश से उसने कितना निर्यात किया, किसी देश, यहाँ कोई देश है भारत, तो भारत से निर्यात कितना किया और भारत से आयात कितना किया। तो इसकी स्थिति ऐसी है कि अगर वो 80 रुपये का निर्यात करता है तो मान लीजिए कि 100 रुपये का आयात करता है, तो ये क्या होगा, निगेटिव में 20 रुपये आए मान लीजिए, ठीक है। तो ये निगेटिव में आया तो इसको बोलते हैं व्यापार घाटा। घाटे का सीधा मतलब है पैसे अमेरिका से बाहर जा रहे हैं। 20 रुपये का सामान हम, अगर वो अमेरिका भारत से मंगा रहा है तो 20 रुपये का पेमेंट भी करेगा, तो वो घर से बाहर जा रहे हैं, अमेरिका एक घर है उसका, तो ये घाटा हो गया, ठीक है। इस घाटे के लिए भरपाई के लिए वो कर रहा है। घाटे की भरपाई कैसे होगी, आयात कम हो जाएगा, क्योंकि उसने टैरिफ बढ़ाया है। टैरिफ बढ़ने से क्या होगा, सेल नहीं होगी तो आयात कम हो जाएगा, मतलब 80 - 80 या 80 - 75 सरप्लस भी हो सकता है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बड़ा कारण ये है भारत के साथ बढ़ता हुआ व्यापार घाटा। दूसरा, रूस के साथ व्यापार भारत का, रूस के साथ भारत का व्यापार, एक रीजन ये है उसका। और रूस से परेशान है बेसिकली अमेरिका, क्यों, रूस के साथ हमारी समस्या क्या है, हम कच्चा तेल आयात करते हैं, भारत कच्चा तेल आयात करता है, और वो भी सस्ती दरों पर। तो इससे फ़ायदा क्या है भारत को, भारत को तेल सस्ता मिल जाता है और घाटा भी कम होगा भारत को। एक, तो इसी तेल के आयात से अमेरिका को समस्या है। कारण क्या है, अमेरिका का मानना है, दो चीज़ें इसकी बात समझेंगे तब आप समझ पाएंगे। एक तो इसने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, रसिया पर प्रतिबंध है, रूस ने भी लगा रखा है और यूरोपियन यूनियन ने भी लगा रखा है, तो इसका व्यापार क्या हो चुका है, कम। तो ऐसी स्थिति में भारत यहाँ से क्या खरीदता है, पेट्रोलियम या कच्चा तेल। तो भारत अगर कच्चा तेल खरीदेगा तो रूस को क्या मिलता है, पैसा, धन, और रूस इसका प्रयोग यूक्रेन पर हमला के लिए करता है, ऐसा अमेरिका का मानना है। तो उसने कहा, अमेरिका का कहना है कि भारत यूक्रेन पर हमले का समर्थन करता है रूस के साथ में। एक तो कच्चा तेल का मामला है, और इसी तेल को लेकर के अभी 4 दिन पहले लगभग एक कंपनी है गुजरात की, नयारा कंपनी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है यूरोपियन यूनियन ने, क्योंकि इस कंपनी में हिस्सेदारी है रूस की, ठीक। एक तो रूस के साथ ये अमेरिका परेशान है। दूसरा क्यों परेशान है, भारत वहाँ से सैन्य आयात करता है, सैन्य साजो सामान का
आयात करता है। सैन्य साजो सामान मतलब अभी हमने अभी S-400 खरीदा वहाँ से। इसके अलावा हमारा ब्रह्मोस को लेकर उसके साथ समझौता है, मिसाइल बनाई है हमने। अभी हमने एक क्या बोलते हैं, जहाज़ खरीदा है, शिप, नेवल शिप खरीदा है, एक 2-3 महीने पहले हमको प्राप्त हुआ है। तो भारत के जो सैन्य संबंध है रूस से अच्छे हैं। तो इन दोनों को अमेरिका ने कोट किया है कि भारत जो है रूस के साथ इस तरह संबंध बना रहा है तो उसी के साथ बनाए, हम नहीं रखेंगे, मतलब हम प्रतिबंध लगाएंगे। तीसरा अभी जो कंटेस्ट है इनका, एक एंटी ब्रिक्स का कंसेप्ट इन्होंने रखा हुआ है। एंटी ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब जो संगठन है वो इसकी सदस्यता से परेशान है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स आपस में समूह जो है विस्तार कर रहा है, ये समूह का विस्तार हो रहा है। एक तो यही समस्या है उसके लिए। दूसरा, उसको ऐसा लगता है कि अमेरिका के खिलाफ ये संगठन बन रहा है और यहाँ पर एक डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट आता है। मतलब ये व्यापार के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, व्यापार के लिए मुद्रा प्रयोग की जाती है। कौन सी? व्यापार के लिए मुद्रा, क्योंकि व्यापार करोगे तो पैसा देना पड़ेगा। इस समय मुद्रा प्रयोग होती है डॉलर। ये हो गया डॉलराइजेशन। इसकी जगह पर रुपया या अन्य मुद्रा का प्रयोग, डॉलर की जगह रुपया या अन्य किसी मुद्रा का प्रयोग डी डॉलराइजेशन कहलाता है। तो इन चीज़ों से अमेरिका परेशान है, इसलिए उसने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं। यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे क्या, अमेरिका के साथ भारत की वार्ता चल रही है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, BTA, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो हो सकता है 10-15 दिन में फाइनलाइज हो जाए, इसीलिए हो सकता है दबाव बना रहा है। नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट रैप्स तेलंगाना स्पीकर। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के स्पीकर को तेलंगाना के स्पीकर को फटकार लगाई है। मुद्दा क्या है, डिफेक्शन का, एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ विषय है, या यूं कहें दल बदल के मामले पर ये है न्यूज़। इसको हम समझते हैं। पहले तो हमें समझना पड़ेगा दल बदल क्या होता है। देखिए, जब भी दल बदल आपको देखना है, दल बदल मतलब दल को बदलना, मतलब ये व्यक्ति है, ये सांसद हो, मौजूदा सांसद या विधायक, ठीक। इसने मान लीजिए कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर, बीजेपी पर चुनाव लड़ा। चुनने के बाद इसने क्या की, पार्टी बदल ली। चुनने के बाद मतलब चुन लिए गए, अब चुनने के बाद हो गए कांग्रेस में। इसी को कहा जाता है दल बदल। मतलब किसी सांसद या विधायक के द्वारा चुन लिए जाने के बाद जो सांसद होते हैं उनके द्वारा एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाना कहलाता है दल बदल। तो चुनाव लड़ा था बीजेपी पर और फिर शामिल किसमें हो गए, कांग्रेस पर। इसको लेकर एक कानून बनाया गया था, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, उस कानून को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ।
क्या बोलते हैं? दल बदल कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ। हिंदी देख लीजिएगा आप लोग एक बार। एंटी डिफेक्शन लॉ कब बनाया गया था? राजीव गांधी की सरकार के समय 1985 में। ये क्या था, इसके तहत क्या हुआ, ये बनाया गया था, कौन सा संशोधन था? एक 52वां 52nd संविधान संशोधन के द्वारा ये कानून बनाया गया और इसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके तहत, इस कानून के तहत कुछ बातें हैं कि दल बदल पर निर्णय कौन करेगा। आपसे पूछा भी जाता है, दल बदल पर निर्णय कौन करेगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो निर्णय कौन करेगा? तो इस दल बदल पर निर्णय करता है सदन का पीठासीन अधिकारी। सदन का पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब ये कौन होता है? सदन से तात्पर्य चाहे आप लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, या विधानसभा या विधान परिषद में। पीठासीन अधिकारी जैसे लोकसभा में है तो यहाँ होता है स्पीकर, बोलते हैं उसको। राज्यसभा में अगर हैं तो उसको सभापति बोलते हैं। वैसे ही विधान परिषद में भी इसको सभापति बोलते हैं और विधान सभा में भी स्पीकर बोलते हैं। तो ये कहाँ पर हुआ है दल बदल, उसके आधार पर निर्णय होगा कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा। अब इन महोदय के द्वारा घटना है तेलंगाना के स्पीकर की। कहाँ के? तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर। इन्होंने एक दल बदल किया, एक विधायक ने, उस पर इन्होंने निर्णय नहीं लिया। दल बदल पर निर्णय में देरी, काफ़ी देरी, मतलब लगभग साल 6 महीने हो गए हैं। इसी पर कोर्ट ने फटकारा है और कहा है 2-3 महीने का समय दिया है कि आप जल्द से जल्द इसको पूरा करें। यहाँ एक बात याद रखेंगे, ये पीठासीन अधिकारी जब काम करता है तो यह क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है। अर्ध न्यायिक निकाय की तरह, क्योंकि ये कौन सा काम है? न्यायिक काम है। तो अर्ध न्यायिक निकाय होता है जब यह निर्णय करता है। तो ये हो गया इनके बारे में। ये तेलंगाना में हुआ क्या है कि जो सदन विधायक थे भारतीय BRS के, भारतीय राष्ट्र समिति, होप्सो, ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। BRS के जो विधायक थे कुछ। तो ये हो गया आपका पूरा ये इशू जो था वो, और आपके मतलब का जो कंटेंट था। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक्स, इसका जो अगला होना है स्पोर्ट्स, वो होना है टोक्यो में। कहाँ होना है? टोक्यो में। और यहाँ मेल और फीमेल दोनों खेलते हैं। तो मेल एंड फीमेल की पहचान के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? जीन टेस्ट करेंगे। अब जीन टेस्ट में क्या होगा? अगर वाई क्रोमोसोम है तो वो पुरुष माना जाएगा,
और नहीं है तो महिला। तो जो महिला होगी वो महिला कैटेगरी में खेलेगी, पुरुष पुरुष की कैटेगरी में खेलेगा। कारण क्या, थर्ड जेंडर वगैरह का इशू आता है, इसलिए इसको लागू करने की बात की जा रही है। तो ये लागू करेंगे अभी से ये लोग। नेक्स्ट क्या है, डूरंड कप। छोटा सा क्वेश्चन है, ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। इस समय इसका आयोजन भी हो रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। डूरंड कप जुड़ा हुआ है फुटबॉल से। और कहाँ हो रहा है, वेन्यू क्या है, लोकेशन क्या है, ये है कलकत्ता में, कोलकाता। ठीक। नेक्स्ट है, म्यांमार में किसका शासन है, एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। तो म्यांमार में सैन्य शासन चल रहा है, मतलब सेना के अधिकारियों के द्वारा शासन किया जा रहा है, जिसको बोला जाता है जुंटा शासन। जनता जुंटा, जुंटा शासन, हिंदी में जुंटा ही लिखते हैं, JUNTA। इस शासन ने अब घोषणा की है कि दिसंबर तक चुनाव करवाएंगे, डेमोक्रेसी की ओर बढ़ने की बात हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है INS हिमगिरी को लेकर। INS हिमगिरी, ये क्या है, इंडियन नेवल शिप हिमगिरी। तो एक पोत है, क्या है, नौसैनिक पोत। कौन सी कैटेगरी का पोत है, ये फ्रिगेट है। फ्रिगेट, फ्रिगेट क्या होता है, रक्षा करने का काम करता है, डिफेंसिव होता है बेसिकली, ये डिफेंसिव होता है। एक और पोत की कैटेगरी होती है जो बोलते हैं इसको डिस्ट्रॉयर, वो ऑफेंसिव होता है। डिफेंसिव मतलब कोई हमला करेगा तो उसको रोकने का काम करेगा, ऑफेंसिव हमला करने का काम करता है। तो फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर जो होता है ऑफेंसिव होता है, हमला करने का काम करता है। तो बनाया किसने है इसको, भारत में दो ही लोग बनाते हैं मुख्य रूप से, एक है GRSE जिसने बनाया है, गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड। गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड, SEGRS। ठीक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये क्या है, सरकारी कंपनी है, PSU है। और लोकेशन क्या है इसकी, कोलकाता। एक मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है जो मुंबई में है, वो भी जहाज़ बनाने का काम करती है, सरकारी कंपनी है। और इस जो है इसमें मिसाइल लगी होंगी, कौन सी, दो तरह की मिसाइलें इन्होंने बताई हैं। एक तो ब्रह्मोस जो हमने बनाई है, और दूसरी है बराक, ये इजराइल की है, इजराइल से हम लोग खरीदते हैं। तो ये दो मिसाइलें इस पर तैनात की जाएंगी ताकि रक्षा कर सके। और ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जानते ही आप लोग, भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकास की गई मिसाइल है, जिसका नाम ब्रह्मोस का जो नाम है वो ब्रह्मपुत्र और मस्को नदी के नाम पर है। अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, 6, नेक्स्ट है 7, बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला मोबाइल फ़ोन।
पहली मोबाइल कॉल कब और किसने की? तो ये हुआ था, पहली मोबाइल कॉल हुई थी 31 जुलाई 1995 में। अब क्या हुआ, इसके 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। 31 जुलाई को 30 वर्ष पूरे हुए हैं, इसीलिए न्यूज़ में है। किसके मध्य हुई थी? दो लोग थे, एक तरफ चीफ मिनिस्टर और दूसरी तरफ थे टेलीकॉम मिनिस्टर, केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री। चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे? ये वेस्ट बंगाल के। मतलब पहली कॉल हुई वेस्ट बंगाल और दिल्ली के मध्य। मंत्री साहब का नाम भी लिख लेते हैं हम लोग। उनका नाम था सुखराम, और जो वेस्ट बंगाल के जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, ज्योति बसु। इन्होंने कॉल की थी इनको। अब तो बहुत आम हो गया है मोबाइल से फ़ोन कॉल करना। सोचिए 95 से 30 सालों में कितना विकास किया हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन के मामले में। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर है। कंटेंट है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, फोकस ग्रीन हाइड्रोजन पर किया गया है, तो हम उस पर बात करते हैं पहले। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? बेसिकली ये हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन होती है जिसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के द्वारा किया जाता है। कैसे? देखिए H2O जो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जल, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन की क्रिया होती है, तो इससे निकलती है हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोलिसिस की क्रिया में विद्युत की जरूरत पड़ती है। किसकी? विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है सौर ऊर्जा से। तो सौर ऊर्जा से बिजली बनाई, बिजली यहाँ आई, यहाँ क्या सीधे सीधे यहाँ आएगी, तो हाइड्रोलिसिस होगा, ये हाइड्रोजन बनेगी। अब ये हाइड्रोजन कहलाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन होती है ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ चर्चा में जो केंद्र में है, चर्चा में इसलिए है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के चुनौतियाँ दिखाई गई हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, इसको लेकर कई सारी चिंताएं इसमें व्यक्त की गई हैं। जैसे वर्तमान समय में क्या चल रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है सौर ऊर्जा को। सौर ऊर्जा किससे बनती है? इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सोलर पैनल, जिन्हें हम बोलते हैं सोलर फोटोवोल्टिक पैनल। टू बी फोटोवोल्टिक पैनल, जो आपने देखे होंगे घरों के ऊपर लगाते हैं। तो और इनको बनाने के लिए आपको प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। एक बात। दूसरा,
इनकी जो क्षमता होती है वो क्या होती, कम होती है। सिलिकॉन और सोलर पैनल, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, सोलर पैनल लगभग 80-90% इसका निर्माण करता है, विश्व के 80-90% का निर्माण चीन करता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, आयात करते हैं इनका। भारत क्या है, आयातक है, और आयातक किसी के लिए भी ठीक नहीं होता है, भारत के लिए भी ये ठीक नहीं है। कैपेसिटी भी कम है इसकी, 18 से 20% ऊर्जा को ही ये विद्युत में बदल पाता है। तो क्षमता से बेहतर शब्द दक्षता कम है, दक्षता इसकी कम होती है, एफिशिएंसी। तो ये सोलर पैनल की समस्या है। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन बनाने में इसमें जो विद्युत निकलती है इससे, उसका प्रयोग करते हैं तो दक्षता और घट जाती है उसकी। तो ये प्रॉब्लम है इसकी, सौर ऊर्जा की। दूसरा इसका विकल्प के रूप में क्या देख रहे हैं लोग, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का विकल्प क्या हो सकता है। तो हाइड्रोजन की समस्या क्या है, उसको स्टोरेज की समस्या है। एक तो पहले हाइड्रोजन की समस्या क्या है, ये होती है एक तो हल्की, प्लस इसको संग्रहण करना मुश्किल काम है, प्लस परिवहन, दोनों ही खतरेबुल होता है इसका, बहुत खतरा होता है इसको, परिवहन मुश्किल। तो क्या किया, इसका विकल्प खोजा गया अगला, अमोनिया। अमोनिया कैसे बनाएंगे, तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से मिला दो तो अमोनिया बना लेंगे। इसका परिवहन और संग्रहण दोनों आसान है, लेकिन यहाँ भी विद्युत की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या होता है, खपत ज़्यादा हो रही है विद्युत की, उससे ऊर्जा कम मिल रही है। मतलब इस अमोनिया का प्रयोग करके जब ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा तो ऊर्जा कम प्राप्त होती है, खपत ज़्यादा होती है विद्युत की, मिलती कम है यहाँ पर। इसका एक और विकल्प इन्होंने सुझाया, मेथनॉल का। तो ये विकल्प हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, जिन पर चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 तारीख का कुछ बातें जो उसमें होंगी। इसमें मलेरिया को लेकर एक फर्स्ट पेज पूरा भरा हुआ था, तो हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए कम से कम, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। मलेरिया क्या है, बीमारी है, पहली तो बात ये है। किससे होती है, तो होती है एक प्रोटोजोआ से। कभी कभी तो संघ ही पूछ लिया जाता है। प्रोटोजोआ संघ का जीव का नाम क्या है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है मलेरिया नामक बीमारी। प्लाज्मोडियम की 2 स्पीसीज बहुत खतरनाक हैं, जो वो क्या है, एक तो है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये बहुत घातक हैं, मोस्ट डेंजरस। ये क्या है, सबसे घातक है। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये कॉमन है, कॉमन है मतलब ये आम तौर पर लोगों को जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है, लेकिन फैल्सीपेरम से अगर होता है तो बहुत घातक होता है। ठीक, तो हमने ये समझा कि होती किससे है। इसका जो वाहक कौन होता है, क्या बोलते हैं, वेक्टर।
वेक्टर मतलब ये होता है कि जो ये प्लाज्मोडियम है इसको मनुष्य तक पहुंचाता कौन है, किसके माध्यम से पहुंचता है। तो ये पहुंचता है एक मच्छर के माध्यम से। मच्छर भी कौन सी होती है, मादा मच्छर, मादा एनाफ्रीज। तो एक मच्छर के अंदर ये खून के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए ये मच्छर है, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, तो जब ये रक्त चूसता है तो रक्त के माध्यम से ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इसके अंदर चला जाता है, और जब किसी और व्यक्ति को चूसता है तो ये उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब प्लाज्मोडियम चला जाएगा तो उससे बीमारी हो जाती है मलेरिया की। ठीक है। नेक्स्ट है, एक सैटेलाइट का नाम आया है ब्लू बर्ड सैटेलाइट। ये कुछ खास तो जानकारी नहीं है, बट हमें ये कम से कम पता होना चाहिए कि ये अमेरिका का सैटेलाइट है, अमेरिका की किसी कंपनी का, और इसको भारत लॉन्च करने की योजना है, भारत द्वारा लॉन्च किया जाएगा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारत इसको लॉन्च करेगा, किया जाएगा। अभी हमने एक लॉन्च किया है ना निसार, जो कि अमेरिका के सहयोग से किया गया है, इसी वजह से ये भी न्यूज़ में है। नेक्स्ट है, नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड तो किसको किसको दिया गया है, ये दिया गया है एक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको गया है, ये गया है SRK को, शाहरुख खान, एंड दो लोगों को दिया गया है, विक्रांत मिश्री। इनकी मूवी का नाम है जवान, और इनकी मूवी का नाम है 12th फेल। ठीक। एक्टर का जान लिया है, तो एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। इनकी मूवी कौन सी है, नॉर्वे वाली जो मूवी थी, नॉर्वे एंड मिस्टर चेलिसा करके कुछ नाम था शायद। फिलहाल आपसे यही पूछा जाएगा तो उसी को याद रखेंगे। नेक्स्ट, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया सुदीप्तो सेन को। और मूवी इनकी द केरला स्टोरी। मूवी तो नहीं पूछा जाता है, आप लोग सिर्फ ये याद रखेंगे जो नाम है मेन मुख्य रूप से। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।